अभी आगे के 10 सूत्र और बताता हूं। कल 4 हुए, आगे 10 सूत्र बताता हूं। 5वां सूत्र है जो आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत आधार है, मूल आधार है, और अष्टांग हृदय में सबसे ज्यादा इसमें जोर है। वो ये कि आप जो भोजन, अभी तक पानी की बात हो रही थी, अब भोजन की बात शुरू हो रही है कि जैसे पानी पीने के नियम है, ऐसे ही भोजन करने के भी नियम है। उनमें से एक नियम तो कल मैंने बताया था, क्योंकि वो पानी के संदर्भ में आया था, हड़ू हड़ू घ्या शाहुकाश घ्या, ये सबसे बड़ा नियम है। आयुर्वेद में भागवत ऋषि ने, चरक ऋषि ने, आत्रेय ऋषि ने, काश्यप ऋषि ने, भाव प्रकाश ऋषि ने, निघंटु ऋषि ने, ये सब नाम है ऋषियों के, बहुत ताकत से इस बात पर जोर दिया है, सावकाश घ्या, हड़ू हड़ू घ्या, धीरे धीरे खाना खाओ, कुछ भी खाओ धीरे धीरे खाओ, जल्दी मत करो खाने में, कभी भी जल्दी मत करो खाने में। और कई ऋषियों ने तो ऐसा लिखा है कि अगर जल्दी है तो कुछ मत खाओ, बिना खाए रह जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि साहब मुझे तो ट्रेन पकड़नी है और टाइम हो गया है और वो छूटने वाली है, तो ट्रेन तो आप छोड़ नहीं सकते, तो खाना छोड़ो। तो आप बोलेंगे फिर क्या भूखे रहे? भूखे मत रहिए, ट्रेन पकड़ने के लिए खाना मत खाइए, खाने को पैकेट बंद करके ट्रेन में ले जाइए, वहां बैठ के खाइए, आराम से खाइए। कहने का मतलब ये है। और इसको दूसरी भाषा में अगर मैं आज के लिए कहूं, खाना खाते समय शरीर में थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। खाना खाते समय, खाना खाने के बाद बढ़ जाए तो बात अलग है। खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और मन में बहुत अशांति है, धड़पड़ चल रही है, स्ट्रेस बहुत है, तो ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ा हुआ होता है। उस समय खाना नहीं खाना, खाना शांत होके ही खाना। इसके लिए सूत्र बताया कि भोजन आ गया, अब मन को शांत करिए, शरीर को शांत करिए। इसके लिए भोजन मंत्र की व्यवस्था की गई है, इसके लिए ईश्वर का ध्यान करने की व्यवस्था की गई है। आपके सामने भोजन रखा है, अपने इष्ट देव को थोड़ी देर 2-3 मिनट ध्यान करेंगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा, शरीर भी शांत हो जाएगा, फिर खाइए। इसलिए खाना खाते समय कभी भी तनाव ना रहे मन में और शरीर में, ये ध्यान रखिए। और खाते समय तनाव नहीं होगा तो उस खाने का पाचन सबसे अच्छे तरीके से होगा और शरीर को जितना चाहिए शरीर उसमें से पूरी पोषकता ले लेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये 5वां सूत्र है। खाना खाना है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और कितना चबाना है ये कल मैंने बता दिया था, सिर्फ याद दिला रहा हूं। अपने अपने दांत गिन लीजिए, किसी को 32 है तो 32 बार चबाना है, किसी को 30 है तो 30 बार चबाना, किसी को 28 है तो 28 बार चबाना। धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और आप शुरू में 4-5 दिन तो गिन गिन कर चबाइए, 4-5 दिन के बाद खुद अपने आप आदत पड़ जाएगी शरीर को, वो बिना गिने भी उतना ही चबाएगा। इसलिए खाना खाते समय किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह की धड़पड़, किसी भी तरह की जल्दबाजी कभी भी मत करें। जो लोग धीमे खाना खाते हैं उनका आरोग्य और उनकी उम्र दोनों ही लंबी होती है। ये 5वां सूत्र है। अभी छठा सूत्र है वो ये कि खाना खा रहे हैं तो हमेशा बैठकर खाना, खड़े होकर कभी भी खाने का नियम मनुष्यों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। क्यों है जानवरों के लिए और क्यों नहीं है मनुष्यों के लिए? जानवर 4 पायों पर चलते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र शरीर का, वो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य 2 पायों पर चलता है। तो मनुष्य का जो गुरुत्व केंद्र है और पशुओं का जो गुरुत्व केंद्र है, दोनों अलग हैं। वो 4 पाए हैं, हम 2 पाए। तो खड़े होकर खाने के लिए पशुओं को अनुमति है, मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को बैठकर ही खाना चाहिए। अर्थात बफे सिस्टम, बफेलो सिस्टम है। बफेलो माने मछली खाती है खड़े होकर, मनुष्य को नहीं।
तो आप बोलेंगे हम कहीं शादी में गए हैं, अब व्यवस्था वहां ऐसी है कि खड़े होकर ही खाना पड़ता है, तो क्या करें? तो भी आपको मेरी विनती है कि आप जहां भी शादी में गए हैं, लग्न प्रसंग में गए हैं या किसी भी प्रसंग में गए हैं और वहां बुफे सिस्टम का खाना है, तो आप अपनी प्लेट में खाना ले लीजिए और कहीं बैठकर खाइए, बैठकर खाइए। खड़े होकर खाना बहुत ही तकलीफ का काम। अब वो क्या तकलीफ है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी आप बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में आप खड़े हो जाएंगे, आपको अंतर महसूस होता है शरीर में, बैठे होने में और खड़े होने में महसूस होता है ना? क्या ज्यादा अच्छा लगता है? बैठना ना। बैठते समय शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। फिजिक्स की भाषा में अगर मैं कहूं, भौतिक शास्त्र की भाषा में, बैठते ही शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और खड़े होते ही फिर से गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। अब इसका कारण क्या होता है? जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आपके ऊपर सबसे अधिक होता है जब आप खड़े होते हैं। तो जैसे ही आपने खाया तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का होता है। तो आप खाना खाएंगे तो नियम तो ये है कि ये धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरना चाहिए, लेकिन खड़े होकर खाएंगे तो ये पूरा जल्दी से उतर जाता है। अब ये जो जल्दी से उतरा हुआ खाना है, इसमें लार की मात्रा जो आहार नली में मिलनी चाहिए वो कम हो जाती है और गुरुत्व केंद्र बदल जाने के कारण ये जल्दी से नीचे आता है, तो इसके पाचन में फिर संकट पैदा हो जाता है लार की कमी होने के कारण। तो खड़े होकर जो खाना खाया उसको पाचन होने में बैठकर खाना खाने से बहुत ज्यादा समय लगता है और समय ज्यादा लगता है, शरीर के अंगों को भी तकलीफ ज्यादा होती है पाचन करने। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनको बैठकर ही भोजन करना सबसे अच्छा है। अब बैठना भी कैसा? आप तो कहेंगे जी मैं तो कुर्सी पे बैठ के खाता हूं, माने डाइनिंग टेबल भी तो बैठना ही हुआ। डाइनिंग टेबल बैठना नहीं है, बैठना ये है जब आप अभी बैठे हैं, ये बैठना है। आपने जो आसन इस समय लगाया हुआ है इसको सुख आसन कहते हैं। सुख आसन में बैठना ही बैठना होता है, कुर्सी पे बैठने के खाना खाने का नियम नहीं है। ये कुर्सी पे बैठकर खाना खाने का नियम यूरोप में है, भारत में नहीं। यूरोप और भारत में क्या अंतर है? यूरोप और भारत में सबसे बड़ा अंतर है कि यूरोप में ठंडी बहुत है, आप जानते हैं, और इतनी ठंडी है कि एक बरस में 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, 8 महीने। और ठंडी इतनी होती है कि तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऋणात्मक, बर्फ पे बर्फ जमी रहती है। तो जहां ठंडी बहुत होती है उन लोगों के शरीर में स्नोवियल फ्लूइड कम बनता है। स्नोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, ये जो जॉइंट्स है ना आपके सभी, इन जॉइंट्स में रहता है। हड्डियों के बीच में आपस में जो टक्कर होती है इसको बचाने के लिए, घर्षण बचाने के लिए, जैसे गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हैं ना, तो शरीर का मोबिल ऑयल है जिसको स्नोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ठंड वाले देश के लोग हैं उनको ये कम होता है स्नोवियल फ्लूइड, तो वो जल्दी बैठ उठ नहीं सकते, इसलिए उनको नियम है कि वो खड़े होकर भी खाएं या कुर्सी पे बैठ के खाएं, क्योंकि ये घुटना उनका मुड़ नहीं सकता, स्टिफ होता है, बहुत कड़क होता है, इसलिए वो मेज कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। भारतवासियों के लिए ये नहीं है मेज कुर्सी पे खाना, हमको तो जमीन में बैठकर ही खाना सबसे अच्छा है। तो आयुर्वेद ने इसका सूत्र बनाया कि जमीन पर बैठकर भोजन करें, ये बहुत आवश्यक है निरोगी होने के लिए। अब आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें? बेच दो, खरीदा है तो बिक भी सकता है ना। तो आप कहेंगे जी पैसा उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन शरीर तो अच्छा रहेगा। और मेरी एक सुझाव है कि डाइनिंग टेबल की लकड़ी निकाल के उससे वो पट्टे बना दो जिसपे थाली रख के खाना खाते, पार्टी, वो डाइनिंग टेबल की लकड़ी से बहुत अच्छा बनेगा, माने सदुपयोग हो जाएगा ना, नहीं तो बेच दो उसको, ये किसी काम की चीज नहीं है डाइनिंग टेबल। और एक दूसरे हिसाब से भी मैं सोचता हूं कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल बेकार है। कैसे बेकार है?
ये रखा रहता है ज्यादा देर, तो उपयोग तो मुश्किल से दिन में 1 कलाक ही होता है, 1 घंटे ही होता है, कभी कभी तो 1 घंटे भी नहीं होता। लेकिन 1 घंटे के लिए कितना खर्चा है जरा हिसाब लगाइए। 40 गांव में 1 स्क्वायर फीट जमीन की क्या कीमत है? यहाँ पे जहां हम बैठे 1 स्क्वायर फीट जमीन की कितनी कीमत है? 500 रुपए। ठीक है, तो 10 स्क्वायर फीट की कितनी होगी? 5000 हो गई। तो 5000 रुपए कीमत कितने दिन के लिए आपने खर्च कर रखी है जहां डाइनिंग टेबल रखी? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल फालतू में इतना वेस्ट कर रहे हैं पैसा। 5000 का 40 में गुणा कर लीजिए, लाखों रुपए की इनकम निकलती है जो आपने फालतू में घेर के रखी है वो जगह जिसकी कीमत 500 रुपए स्क्वायर फीट है। आपके घर में डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का जगह घेर रही है? बेकार है कि नहीं? और बड़ा विचित्र मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, अच्छा स्पेस देखकर घर बनाते हैं, फिर घर का स्पेस भरने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते हैं। घर बनाते हैं स्पेस देने के लिए, फिर इसको घर घेरने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते हैं, सोफा सेट ले आते हैं। खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, उसको कबाड़ और कचरे से भर के रखते हैं। हमसे अच्छे वो गांव के शेतकरी हैं जिनकी अकल बहुत है, वो पता है डाइनिंग टेबल नहीं बनाते कभी, और वो फर्नीचर भी बनाते हैं। तो कैसा फर्नीचर बनाते हैं जिसको 5 मिनट में इधर से इधर रिमूव कर सके, हटा सके। चारपाई बनाते हैं, चाहे तो बिछा लिया, चाहे तो उठा के रख दिया, उठा के रख दिया तो कितना बड़ा स्पेस मिल गया, और बिछा लिया तो उसका उपयोग हो गया। कितने होशियार अकल वाले लोग हैं, और ये इतने होशियार इसलिए है कि वो कभी पढ़ने नहीं जाते। जो पढ़े तो दिमाग खराब होता है। हम सब पढ़े लिखे लोग अपने घर में कूड़ा कचरा कबाड़ भर भर के, सोफा यहाँ लगा दिया, डाइनिंग टेबल यहाँ लगा दिया, निकलने को जगह नहीं है, और उसको पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं। कुछ दाम नहीं है उसका, कुछ दम नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब बेजान चीजें हैं। इसलिए मेरी तो आपको विनती है, डाइनिंग टेबल हटाइए तो थोड़ी जगह तो खाली मिले घर में, तो इसको सच में निकाल दीजिए। अगर बेचना है तो बेच दीजिए, और खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। तो आप अब ये कहेंगे कि जी हमको तो बैठना ही नहीं होता, गुर्गे में इतना दर्द होता है इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठते। ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि कल के बाद आपके गुर्गे का दर्द मैं ठीक कर दूंगा। जमीन पर ही बैठ के खाइए, आपके गुर्गे 15 दिन में इतने अच्छे हो जाएंगे कि बहुत आसानी से आप बैठ पाएंगे। डाइनिंग टेबल की तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाना खाने का नियम, हड़ू हड़ू गया, सावकाश गया, थोड़ा थोड़ा खाइए, चबा चबा के खाइए। दूसरा नियम, हमेशा बैठकर खाना खाइए, खड़े होकर मत खाइए। अब आगे का तीसरा नियम खाना खाने का, ये बहुत ही महत्व का है और इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। खाना खाते समय कभी भी 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ मत खाइए। खाना खाते समय कभी भी 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ मत खाइए। उदाहरण के लिए दही और दूध कभी भी एक साथ मत खाइए। आपको दही से बनाई हुई कोई भी वस्तु खानी है तो दूध की कोई वस्तु साथ में मत खाइए। जैसे आपको कड़ी खानी है तो बासुंदी मत खाइए, बासुंदी खानी है तो कड़ी मत खाइए। दूध पीना है तो ताक मत पीजिए, ताक पीनी है तो दूध मत पीजिए। दूध और दही एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरह से मद और तूप ये कभी भी साथ में मत खाइए। मद खाना है तो तूप मत खाइए, तूप खाना है तो मद मत खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल और दही ये बहुत ही खतरनाक है ये कॉम्बिनेशन। उड़द की दाल के साथ कभी दही मत खाइए, दही के साथ उड़द की दाल मत खाइए। इसी तरह से कांदा और दूध कभी भी साथ में मत खाइए, नहीं तो जिंदगी में इतनी खराब बीमारी आएगी कि आप परेशान हो। पापड़ और दूध कभी भी एक साथ मत खाइए, नहीं तो बहुत ही खराब तकलीफ आने वाली है आपको। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय शास्त्र में सबसे महान व्यक्ति जिनका नाम था भागवत, उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है विरुद्ध वस्तुएं क्या क्या हैं।
वो लिस्ट तो विस्तार से मैं परसों आपको बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि ये सूत्र के रूप में बात हो रही है वो ये कि विरुद्ध वस्तुएं भोजन में कभी भी एक साथ मत खाइए, उनका ध्यान रखिए। और अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी ऐसे रोग नहीं आएंगे जो लाइलाज है। आजकल एक रोग आया है जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा आप समझते हैं, पांडरे दाग होना, शरीर पर पांडरे दाग हो जाते हैं। ये उन्हीं को होते हैं जो सतत विरुद्ध वस्तुएं खाते हैं। पांडरे दाग सबसे ज्यादा उन्हीं को होते हैं जो सतत विरोधी वस्तुएं खाते हैं। कांदा खाएंगे, उसके पीछे दूध पी लेंगे, दूध पी लिया है तो कांदा खा लेंगे। उनको मालूम नहीं है ये बीमारी एक बार घुस गई तो सालों साल निकलती नहीं है, और एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं है। और कई बार विरुद्ध वस्तुएं साथ में खाएंगे, जैसे पापड़। पापड़ में अगर उड़द की दाल है और आपने उसके साथ खा लिया है दही या दूध, तो तैयारी रखिए, कभी भी हार्ट अटैक आएगा, कभी भी आएगा, बिना बताए आएगा। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि हमें दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम खाना है, चाय मत पीजिए, चाय पीनी है, आइसक्रीम मत खाइए, कॉफी पीनी है तो आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम खाई है तो कॉफी मत पीजिए, गरम गरम भोजन किया है तो कभी भी आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम खानी है तो गरम भोजन मत करिए। ऐसी पूरी एक सूची है। इसको हमेशा मेरा सभी माताओं बहनों से विनती है कि ये सूची मैं परसों आपको विस्तार से बताऊंगा, आप कागज पेन जरूर लेके आना, लिख लेना, और इसको स्वयं पाक घर में टांग देना। कैलेंडर जहां है ना वहां पर ये रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं पाक घर में कई बार ऐसी चीजें हम करते हैं जो बहुत ही खराब होती है, और उसकी वजह से हम खुद इतने पीड़ित हो जाते हैं जिसमें लाखों रुपए हमारी जिंदगी के चले जाते हैं। वो एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाती। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सख्ती से ये नियम है, दो विरुद्ध वस्तुओं को कभी भी एक साथ नहीं खाना। फिर आगे का सूत्र, आपने खाना खाया है, उसके 3 नियम मैं अभी तक बता चुका हूं। पहला नियम कि धीरे धीरे खाना, जल्दी जल्दी कभी नहीं खाना। दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया कि खाना हमेशा बैठकर खाना। तीसरा नियम मैंने बता दिया कि विरुद्ध वस्तु साथ नहीं खाना। अभी चौथा नियम जो बताने जा रहा हूं वो भी बहुत महत्व का है। दोपहर को अगर आपने खाना खाया है, दोपहर को, तो 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है भोजन के तुरंत बाद। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है, और रात्रि का भोजन करने के बाद कम से कम 2 तास तक विश्रांति नहीं लेना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं। दोपहर का भोजन किया तो आपको तुरंत विश्रांति लेनी ही चाहिए, कोई काम करना नहीं, भोजन करते ही विश्रांति। और रात्रि भोजन किया है तो 2 तास तक विश्रांति कभी भी नहीं लेना। अब कारण क्या है? कारण मैं बता दूं, मैंने आपको कहा है, फिर वो दोहराता हूं, याद हो जाएगी बात। दोपहर को शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, और पित्त एक ऐसी अवस्था है जिसमें विश्रांति अगर ना हो तो और भड़कती है। अगर आपको पित्त है तो शांति से बैठ जाइए तो पित्त भी शांत हो जाएगा, और अगर आपने काम वाम करना शुरू कर दिया तो पित्त इतना भड़केगा कि पूरे शरीर में आग लगेगी। इसलिए दोपहर को आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी विनती है कि विश्रांति जरूर लीजिए दोपहर का भोजन करने के बाद, कम से कम 20 मिनट। कैसे लेना है ये भी बताएं। दोपहर को विश्रांति जो लेनी है वो आपकी ये जो लेफ्ट साइड है ना, मराठी में डाबा बाजू कहते हैं, डाबा, ये जो डाबा बाजू है आपका लेफ्ट साइड, ये साइड में विश्रांति लेना इस तरह से। इसको एक बहुत सुंदर शब्द के रूप में कहा गया वाम कुक्षी। वाम कुक्षी माने, वाम माने लेफ्ट, लेफ्ट साइड में लेट के सोना 20 मिनट। आप बोलेंगे जी झोंक आ गई तो ले लेना, अगर झोंक आ गई तो ले लेना,
क्या फायदा है उसका वो मैं बताता हूं। रात्रि को 6 तास की झोंक और दोपहर को वाम कुक्षी में 40 मिनट से 1 घंटे की झोंक दोनों बराबर है। दोपहर को वाम कुक्षी के समय अगर 1 तास की नींद आई है उसका उतना ही लाभ है शरीर को जितना रात्रि की 6 तास की झोंक का होता है। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है, सब काम छोड़कर भोजन के तुरंत बाद विश्रांति ले लीजिए। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी में जितना जरूरी आपका शरीर है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि जी हम तो सर्विस में हैं, बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, हम कैसे विश्रांति लेंगे दोपहर को भोजन के बाद। तो आपकी तो समस्या है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची जानकारी और आपको मजा आए ऐसी जानकारी देना चाहता हूं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे एक छोटा सा देश है उसका नाम है ब्राजील, एक देश है उसका नाम है मैक्सिको। ऐसे दुनिया में 23 देश हैं जहां की सरकारों ने दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति का कानून बना दिया। कानून बना दिया, कानून, लॉ। उनके देश में कोई भी कंपनी में दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति अगर नहीं होगी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल कर देती है। भारत में कब होगा? भारत में कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने घर में ये कानून बना लीजिए कि दोपहर को खाना खाया है, आपको थोड़ी तो फुर्सत निकालनी ही है 20 मिनट विश्रांति के लिए, और वो वाम साइड माने लेफ्ट साइड में लेटकर आपको लेनी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है दोपहर को पित्त बहुत तीव्र होता है, पित्त की तीव्रता में भोजन ठीक से नहीं पचता, इसलिए पित्त भी शांत रहे तभी भोजन अच्छे से पचेगा, तो विश्रांति बहुत आवश्यक है। लेकिन रात को भोजन के बाद 2 तास तक सोना नहीं, क्योंकि रात को कफ की अधिकता बहुत होती है और कफ की अधिकता में सोना तकलीफ देता है। इसलिए रात को भोजन के बाद 2 तास काम करिए, टहलिए, घूमिए, कुछ काम करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए, 2 तास के बाद ही सोइए। रात्रि को 8 बजे आपका जीवन हुआ तो 10 बजे सो सकते हैं, 7 बजे हुआ तो 9 बजे सो सकते हैं, 6 बजे हुआ तो 8 बजे सो सकते हैं। 2 तास के पहले कभी नहीं सोना। रात को दिन में भोजन करते ही विश्रांति ले लेना। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूं। अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, 20 मिनट विश्रांति का कोई समय नहीं है, तो आयुर्वेद ने आज के हिसाब से एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है। ये चरक ऋषि के समय नहीं थी, भागवत के समय भी नहीं थी, ये आज के आधुनिक आयुर्वेद के चिकित्सकों ने थोड़े रिसर्च करके बताया हुआ ये कि अगर आप वज्रासन में बैठ सकें थोड़ी देर तो वो भी काफी। दोपहर के भोजन के बाद तुरंत थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाइए। अब वो थोड़ी देर 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक कुछ भी हो सके। वज्रासन आप सब समझते, पीछे पांव करके, हाँ। तो दोपहर को भोजन के बाद अगर आपको विश्रांति लेने की कोई स्पेस नहीं है, माने सुविधा नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, तो वज्रासन में बैठ जाइए। ट्रेन में चलते चलते भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। इतना तो है सीट पर, 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा, तो वज्रासन जरूर कर लीजिए 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। 3 मिनट कम से कम, 20 मिनट अधिक से। अभी आगे का सूत्र, आगे का सूत्र है वो बहुत महत्व का है और आज से ही आप इसका पालन करिए। विश्रांति जब भी लेनी हो, दोपहर को या रात को, तो आपका जो सिर है ये हमेशा पूर्व की दिशा में रहे तो सबसे अच्छा। पूर्व की दिशा में माने सूर्य की दिशा में, माने सोते समय सिर हमेशा पूर्व में रखिए। माने आपके घर में जो बेड है, जो बिस्तर है, उसका सिर हमेशा पूर्व की दिशा में रखिए। और अगर नहीं रख सकते तो दूसरी और आखिरी दिशा है वो दक्षिण की है। उत्तर और पश्चिम में कभी भी सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। क्यों है वो भी जानिए, वैज्ञानिक कारण है इसका। यह अंधविश्वास नहीं है, संपूर्ण विज्ञान है। वो क्या है आप जानते हैं? अपनी पृथ्वी है, इसका अपना एक गुरुत्व आकर्षण बल है।
ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। और पृथ्वी के दो सिरे हैं, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। हमारा शरीर है ना, इसके भी दो सिरे हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। शरीर में, शरीर का जो ये सिर है ना, ये उत्तर माना जाता है, और पांव है ये दक्षिण माने जाते हैं। पृथ्वी का उत्तर है और दक्षिण है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी का उत्तर है, कल्पना करिए, और इसी तरफ आपने अपना सिर कर दिया, तो उत्तर सिर का और उत्तर पृथ्वी का उत्तर उत्तर मिलेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन। ये फिजिक्स की बात है छोटी सी। एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपल्शन माने धक्का देना। तो पृथ्वी का उत्तर, हमारे सिर का उत्तर, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो पृथ्वी का उत्तर का बल हमारे शरीर को धक्का मारेगा, सिर को धक्का मारेगा, तो इस पे दबाव पड़ेगा सिर पर, और सिर पर दबाव पड़ेगा तो पूरा शरीर आपका डिस्टर्ब होगा। कैसे डिस्टर्बेंस आएगा? ब्लड प्रेशर आपका कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से। अब ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हुआ तो आयुष्य आपका कम होने ही वाला है, तो मृत्यु जल्दी आएगी। आपने महसूस किया है और ये देखा भी होगा, हमारे घरों में किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उसका सिर उत्तर में कर देते हैं कि नहीं? मृत्यु होने के 1 मिनट पहले तक वो व्यक्ति का सिर पूर्व में हो सकता है, दक्षिण में, लेकिन जैसे ही मर गया तुरंत सिर बदलते हैं, पहले उसको तुरंत उत्तर में कर देते हैं। तो ये जिन्होंने ये नियम बनाया वो बहुत वैज्ञानिक लोग थे। इस नियम को आयुर्वेद ने बहुत गहराई से स्वीकार किया। तो सोने का समय कभी भी तय करें तो सिर की दिशा बहुत स्पष्ट से ध्यान रखिए कि पूर्व में ही सिर रखिए। पूर्व में क्यों? पूर्व एक ऐसी दिशा है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। पूर्व की दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है, उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में सबसे ज्यादा है। इसलिए पूर्व की दिशा सोने के लिए सबसे निरापद मानी जाती है। इस बात का प्रयोग मैंने मेरे शरीर पर 6 साल किया। ये बात बताने से पहले 6 साल मैंने मेरे ऊपर परीक्षण किया। मैंने लगातार 6 साल में उत्तर में सिर करके सोना शुरू किया और पश्चिम में भी करके सोना शुरू किया। दोनों ही दिशाओं में जब मैं सोया, सोने के तुरंत बाद मैंने मेरा ब्लड प्रेशर नापा, तो सोने के पहले और सोने के उठने के बाद दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हर बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ मिला। सामान्य रूप से मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य है, लेकिन उत्तर में जब भी मैं सोया ब्लड प्रेशर बढ़ा, नींद अच्छी नहीं आई, स्वप्न बहुत खराब आए। और फिर मैंने थोड़े दिन पूर्व में सोना शुरू किया और उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ सामान्य होता चला गया। ब्लड प्रेशर भी सामान्य, स्वप्न भी नहीं आते और नींद बहुत अच्छी आती। फिर मैंने आयुर्वेद के कई चिकित्सकों से इस पर बातें की और उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस वो सभी लोग कर चुके हैं, इसलिए आप हमेशा सोते समय पूर्व में सिर करें तो सबसे अच्छा है। और कोई मजबूरी हो जाए, कोई बहुत तकलीफ की स्थिति हो तो दक्षिण में कर सकते हैं। उत्तर और पश्चिम बिल्कुल क्रॉस है। आज रात को ही अपने अपने घर का बेड की पोजीशन बदल लीजिए। जीवन भर निरोगी रहने के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। जैसे अच्छा भोजन बहुत जरूरी है, वैसे अच्छी झोंक बहुत आवश्यक है। अच्छी झोंक के लिए सबसे जरूरी नियम है पूर्व में सिर करके सोना। आगे का नियम यह है, वो ये कि आप जब भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी वस्तु आपके शरीर में अंदर जा रही है तो हमेशा बैठकर ही करिए। पानी पीना है तो भी बैठिए, खाना खाना है तो भी बैठिए, कुछ भी पीना खाना है तो बैठिए, खड़े खड़े कुछ मत करिए। ये खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, ये सब तकलीफ के आने वाले बहुत खराब लक्षण है। इतनी तकलीफ आएगी कि तकलीफ में ही आप चले जाएंगे। तो आयुर्वेद ने इस पर बहुत सख्ती से कहा है कि खड़े होके खाना, खड़े होके पीना, कुछ भी, दूध हो, ताक हो, रस हो, भोजन हो, नाश्ता हो, कुछ भी, ना खड़े होके खाना है ना खड़े होके पीना। कारण मैं आपको पहले बता चुका।
अब इसके आगे का नियम, इसके आगे का नियम है कि आप जब खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो एक खाना खाया माने सुबह का नाश्ता या दोपहर का भोजन, तो दूसरा खाना, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। मतलब इसका सीधा सा ये है कि 4 घंटे के पहले कुछ मत खाना। अभी 12 बजे खाना खाया तो कम से कम दूसरा कुछ भी खाएं वो 4 बजे के पहले नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक का नियम है वो 6 घंटे का है। दोपहर का भोजन और शाम के भोजन में अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे, कम से कम अंतर 4 घंटे। सवेरे का नाश्ता और दोपहर का भोजन कम से कम अंतर 4 घंटे, अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे। इसको जिंदगी भर मेंटेन करिए आप, हमेशा इसको बना के रखिए अंतर को। फिर आप कहेंगे अगर 6 घंटे से ज्यादा अंतर हो जाए किसी कारण से, मान लीजिए कोई कारण ऐसा है जिसमें आपको सुबह का भोजन तो 10 बज गया और शाम का भोजन रात को 8 बजे के पहले नहीं मिलने वाला, अब क्या करें? तो आप ध्यान ये रखिए कि जैसे ही 6 घंटे आपके पूरे हो रहे हैं, सुबह का भोजन 10 बजे खाया, 6 घंटे पूरे हो जाएंगे 4 बजे, तो 4 बजे से लगातार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हर आधा घंटे 40 मिनट में एक आधा गिलास पानी पी लिया, फिर अगले आधा घंटे 40 मिनट में फिर पानी पी लिया। नहीं तो जूस पी लीजिए, नहीं तो कुछ फल खा लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो शेंगा खा लीजिए, नहीं तो हरभरा खा लीजिए, फुटाने खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। क्यों? कारण उसका वही है कि आपके शरीर में हमेशा एसिड बनता है पेट में, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर पेट में कुछ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचाने में उपयोग होता है, और अगर पेट में कुछ नहीं है तो वो एसिड ही आपके पेट को खाना शुरू कर देता है। और एसिड जब पेट को खाना शुरू करेगा तो उसी में से बीमारी निकलती है अल्सर, पेप्टिक अल्सर। माने ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है। अगर भूखा रहना है तो उसका फिर नियम है, जैसे उपवास करना है तो उपवास का नियम है। 1 दिन का उपवास करना है उसका अलग नियम है, 2 दिन का करना है अलग नियम है, 8 दिन का करना है अलग नियम है, 15 दिन का करना है बिल्कुल अलग नियम है, 1 महीने का उपवास करना है उसके अलग नियम है। सभी उपवासों के अलग अलग नियम है और इसका पूरा अलग से एक अध्याय ही है उपवास के लिए। लेकिन सामान्य नियम जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि किसी भी कारण से आपको उपवास करना पड़े तो हर आधे घंटे 40 मिनट में पानी जरूर पीते रहिए, ताकि आपके शरीर को कोई भयंकर बीमारी ना लग जाए। हर आधा घंटे 40 मिनट में आधा गिलास पानी, 1 कप पानी, 150 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर तक पानी पीते रहिए। उपवास अगर आपका ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं ले सकते तो पानी जरूर लेते रहिए। और उस समय जो आपने पूछा था कि नींबू मिलाया हुआ पानी लें तो थोड़ा बेहतर है, और उसमें थोड़ा मध मिला दें तो और भी बेहतर है। लेकिन आप में से कई लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म में मध का निषेध है, तो उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला के लेते हैं, पानी पीते हैं। उपवास अगर आपको कितना भी करना है, 1 दिन का करना है या 1 महीने का, बीच बीच में पानी पीते रहिए। खाली मत रखिए पेट को। और पानी नहीं है तो पानी जैसा कुछ पीते रहिए, जैसे रस पीते रहिए, फल खाते रहिए। सभी फलों में 80% तक पानी ही होता है, केले को छोड़कर। केला एक फल है जिसमें पानी सबसे कम है, बाकी फलों में 80% तक, और कुछ फलों में तो 90% तक पानी होता है, जैसे द्राक्ष। तो फल खाते रहिए, बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहिए। उपवास की स्थिति में वो जरूर करिए। और सामान्य रूप से एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में अधिक से अधिक 6 घंटे का अंतर, कम से कम 4 घंटे का अंतर रखिए। अब इसके आगे का नियम और भी महत्व का है। आप सुबह का खाना खाते हैं
तो उसका समय निश्चित कर दीजिए, और शाम का खाते हैं उसका भी समय निश्चित कर दीजिए। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित करें? सुबह का खाना खाने का सबसे अच्छा समय है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का। सुबह का सबसे अच्छा समय 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का जो समय है, ये लंच का, सुबह के दोपहर के भोजन का सबसे अच्छा समय है। और शाम का 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। तो सुबह का खाना 9 से 11 के बीच में और शाम का 5 से 7 के बीच में। अगर ये नियम आपने जिंदगी भर रख लिया तो मैं आपको आयुर्वेद की तरफ से गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कम से कम आपको 70 से 75 रोग कभी नहीं आएंगे। सुबह 9 से 11 जो खाना खा रहे हैं और शाम को 5 से 7 जो खाना खा रहे हैं, किसी को डायबिटीज होने के चांस नहीं। सुबह जो 9 से 11 खाना खा रहे हैं, शाम को 5 से 7 खा रहे हैं, किसी को गुर्दे दुखने की तकलीफ नहीं है, जब तक कि वो कोई बड़ी मूर्खता ना करे। सुबह 9 से 11 के बीच खाना खा रहे हैं, शाम 5 से 7 खा रहे हैं, कभी अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस होने की समस्या नहीं। सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 अनिद्रा की कोई समस्या होने की संभावना नहीं। आपको ये जो आधा सिर का दर्द होता है, माइग्रेन जिसको कहते हैं, कभी भी होने के चांस नहीं। तो ऐसे 70 से 75 रोग हैं जो जिंदगी में अपने आप ही नहीं आएंगे अगर सुबह 9 से 11 और शाम 5 से 7 खाना खाएंगे। आप बोलेंगे ये समय का चक्कर क्या है? ये समय का चक्कर सीधा सा ये है कि सुबह को 9 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे पोट का वो हिस्सा जहां भोजन का पाचन होता है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, सुबह 9 से 11। और शाम 5 से 7 के बीच में भी वही हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आयुर्वेद का एक अध्याय है कि शरीर का कौन सा अंग किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसका पूरा वर्णन है विस्तार से। आपको मालूम है, रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपका हृदय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए आपने कभी महसूस किया है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में ही आते। अगर आप 100 पेशेंट की फाइल पढ़ेंगे हार्ट अटैक के केस की, तो 90% पेशेंट को हार्ट अटैक 2:30 बजे से 4, 4:30 के बीच में ही आया होगा। क्यों? क्योंकि 2:30 बजे से 4 बजे हृदय का सबसे ज्यादा सक्रियता होती है। ऐसे ही हमारे पेट का जो हिस्सा भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, उस हिस्से की सक्रियता सुबह 9 से 11 के बीच में होती है, शाम को 5 से 6 के बीच, 7 के बीच में। तो जिस समय पेट का वो हिस्सा जो भोजन को पचाता है सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसी समय अगर भोजन किया तो वो आपके लिए सुवर्ण के जैसा है, सोने के जैसा है। और वो समय के आगे पीछे किया तो वो इतना अच्छा लाभकारी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सुबह अगर 9 से 11 खाना खाना है तो नाश्ते का क्या? नाश्ता बंद कर दो, नाश्ते को ही खाना बना लो। आप जो है ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रेकफास्ट की जगह सीधे लंच करो, सीधे खाना खाओ। 9 बजे भरपेट खाना खाओ, 10 बजे भरपेट खाना खाओ, सुबह नाश्ता मत करो। तो नाश्ता अगर छोड़ देंगे तो सुबह 9 से 11 भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि भूख लगेगी ही आपको, क्योंकि वो अंग सक्रिय है तो भूख लगने ही वाली है। इसलिए गांव के लोग सुबह सुबह जो भरपेट खाना खाते हैं ना, वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। ज्यादातर गांव में शेतकरी नागरिकों को मैंने देखा है, वो सुबह अच्छा जम के खाना खाते हैं, वो सबसे अच्छा है। हम शहर में रहने वाले थोड़े बिगड़ गए, हमारा दोपहर का खाना 2 बजे पहुंच गया है। हाँ, ये सबसे खराब है। ना सुबह रहती है ना शाम रहती है, 2 बजे का समय सबसे खराब समय है। लेकिन ज्यादातर लोग हम 2 बजे के आसपास ही खाते हैं। ये बंद करके बदल दीजिए, सुबह का 9 से 11 के बीच खाना खाइए, बहुत अच्छा जिंदगी आपकी रहने वाली है।